जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, इसको अभी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ऑस्कर अवार्ड किस कैटेगरी में किसको दिया जाता है और क्या प्रोसीजर होता है ऑस्कर अवार्ड देने का और चयन प्रक्रिया का, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आज तक किसी भी भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं दिया गया या क्यों नहीं मिला, इसका कारण जानेंगे। और हम इसके साथ जो द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस जो प्रोवाइड करती है, जो ये देती है अवार्ड, जिसे हम ऑस्कर के साथ साथ द एकेडमी अवार्ड या एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में हम आज पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ऑस्कर के जगह द एकेडमी अवार्ड का शब्द प्रयोग करेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि हम ऑस्कर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं वीडियो में, पढ़ते हैं, जानते हैं शुरू से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये RRR के दोनों हीरो हैं और AR रहमान है जो कि इनको पहले मिल चुका है और ये इनको भी पहले मिल चुका है और इनको अभी डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है द एलिफेंट विस्पर्स। तो इन्होंने एक नया इतिहास रचा है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इनके बारे में। तो जो हमारा द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस है, यही देती है ये अवार्ड। इसी अवार्ड का नाम द एकेडमी अवार्ड भी है और यही अवार्ड को ही हम ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ठीक, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो 1927 में होता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब इसकी स्थापना जब होती 1927 में इसकी स्थापना की जाती है। और जो इनके फाउंडर हैं वो हैं लुइस बी मायर। उनका नाम है लुइस बी मायर। ये इसके फाउंडर हैं लुइस बी मेयर और 1927 में इसकी स्थापना होती है। 2023 में इनका 95वां मतलब 95th फंक्शन था और ये एनुअली मतलब वार्षिक रूप से होता है। हर वर्ष में एक बार ये होता है और लगभग फरवरी से मार्च के महीने में हर वर्ष ये किया जाता है। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। तो इस जो 2023 में हुआ है वो 95वां है, 95th अवार्ड सेरेमनी थी। मतलब ये जो सेरेमनी थी ये 95वां, यानी कि इसके पहले 94 बार हो चुकी है। जो ये वार्षिक प्रस्तुति करते हैं, मतलब एनुअली इनकी सेरेमनी होती है। हर साल में एक बार ये सेरेमनी और ये अवार्ड दिया जाता है। जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वो 1929 में दिया गया था। जो पहला अवार्ड ऑस्कर अवार्ड या द एकेडमी अवार्ड दिया गया था वो 1929 में दिया गया था। इस्टेब्लिशमेंट 27 में 1900 और जो फाउंडर हैं इसके लुइस बी मेयर और 95th इस बार है, 95वां है इस बार। और जो वार्षिक प्रस्तुति होती है, यानी कि साल में एक बार इसकी प्रस्तुति हर साल होती है और पहला अवार्ड 1929 में दिया गया था। अब ये 24 वर्ग और 17 वर्ग क्या है, तो ये जो द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस है हमारी, ये 24 कैटेगरी में अवार्ड देती है। मतलब कैटेगरी के बारे में, जैसे 24 कैटेगरी हैं, इन्होंने 24 कैटेगरी बना ली है, उसी कैटेगरी के लोगों को अवार्ड देते हैं और वो कैटेगरी देख लेते हैं हम कौन कौन सी है वो कैटेगरी। तो ये जो 12 कैटेगरी ये लिखी हुई हैं और 12 कैटेगरी ये 24 12 मिला के 24, ये 24 कैटेगरी में अवार्ड प्रोवाइड करती है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ये इन 24 क्षेत्रों में प्रोवाइड करती हैं। ठीक, और यही 24 क्षेत्र हैं। अब देखिए ये जो दूसरा हमारा है 17 कैटेगरी, ये क्या है, ये इनका वोटिंग वाली कैटेगरी है। ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जो चुनती है, मतलब ये कैटेगरी चुनेगी कि कौन बनेगा, किसको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक, जैसे 24 कैटेगरी में है तो 24 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। 24 कैटेगरी में 24 कैटेगरी के जैसे हमको बेस्ट एक्टर को अवार्ड देना है। ठीक, तो जो हमारी ये 17 कैटेगरी में, इस 17 कैटेगरी में 9500 लोग हैं अभी फिलहाल के डाटा के अनुसार। इसके पहले कम थे, धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। और ये 9500 लोग जो होते हैं यही चुनते हैं वोट के माध्यम से कि कौन बनेगा हमारा इस साल बेस्ट एक्टर, कौन बनेगा हमारा बेस्ट
पिक्चर अवार्ड किसको देंगे, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको देंगे, इन्हीं के द्वारा डिसाइड होता है। इन 9500 लोगों के द्वारा वोटिंग के माध्यम से वोटिंग होता है, मतलब वोट देने जाते हैं और वोट दे के डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कौन इस साल का विनर है। ठीक, तो ये जो 17 कैटेगरी में बांटा गया है, 9500 लोगों को 17 कैटेगरी में बांट दिया गया है, समझ रहे हैं। 17 कैटेगरी में ये 9500 लोगों को बांट दिया गया है, और जो कैटेगरी अपने से ही संबंधित होती है, मतलब अपने करस्पॉन्डिंग कैटेगरी को ही वोट देती है। जैसे अब समझिए इसको उदाहरण के रूप में, जैसे हमको बेस्ट एक्टर चुनना है कि इस साल में हमको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसको देना है, तो जो हमारी ये 17 कैटेगरी है, ये है वो पूरी 17 कैटेगरी। तो जो एक्टर वाला विंग है, मतलब जो एक्टर वाला भाग है उसका, वो एक्टर चुनेगा, एक्टर वाले लोग वोट देंगे कि एक्टर कौन होगा। और जो कास्टिंग डायरेक्टर वाला इसमें मतलब एक्टर हो गया, और एक्टर में 1300 लोग, यही 9500 लोग जो हमारे हैं, 9500 लोग इसी 17 कैटेगरी में बटे हुए हैं। ठीक, इन 17 कैटेगरी में बटे हुए हैं, और इन 17 कैटेगरी में जब बटे हुए हैं तो जिस एक्टर जो चूज करेगा वो एक्टर वाली कैटेगरी को वोट देगा कि एक्टर हमारा कौन। कास्टिंग डायरेक्टर को अवार्ड देना है तो कास्टिंग डायरेक्टर वाले वोट देंगे, अगर सिनेमेटोग्राफर को देना है तो सिनेमेटोग्राफर वाला वोट देगा। तो इस तरीके से 2 भागों में बांट दिया गया है। ये 24 वर्ग में अवार्ड दिया जाता है, मतलब 24 कैटेगरी का अवार्ड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स। ये 24 कैटेगरी में अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, और ऐसा ही नहीं है कि ये कैटेगरी फिक्स हैं, नई नई कैटेगरी बनती रहती हैं। जैसे अभी कास्टिंग डायरेक्टर की 2013 में इसमें ऐड कर दी गई नई कैटेगरी। ठीक, तो ये कैटेगरी चेंज होती रहती है, नई कैटेगरी जुड़ती रहती है समय के साथ। ठीक, तो ये 9500 लोग, जैसा कि मैंने समझा दिया, यही चुनते हैं, यही 9500 लोग मिलके अपना वोट दे के चुनते हैं। ठीक, तो अब जैसा कि हम इस पीपीटी में आप देख रहे होंगे कि जो जो पीले कलर का है वहां वहां भारत अपना झंडा गाड़ चुका है, वहां वहां ऑस्कर भारत जीत चुका है। ठीक, और ये जो लाल वाला है, ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड, ये सारे देश के जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं या वहाँ के डायरेक्टर्स होते हैं, वो हर डायरेक्टर ये चाहता है कि हमको ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिल जाए। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस। अभी भारत को इस क्षेत्र में एक भी अवार्ड नहीं मिला है, जिसे हम कहते हैं कि अभी भारत को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है, तो अभी यहाँ पर तो मिला ही नहीं है। भारत को कहाँ मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में इस साल मिला है, इसके पहले भी मिला था, लेकिन वो AR रहमान को मिला था, लेकिन वो भारतीय फिल्म नहीं थी, वो डॉग मिलेनियर एक फिल्म थी जो कि उसी के सॉन्ग के जय हो के लिए मिला था AR रहमान को, और उनके लिरिसिस्ट को मिला था, और इसके पहले नहीं मिला था। पहली बार यही यहाँ इस 2023 में यहाँ पर हमको ये मिलता है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भी हमें मिल चुका है, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए भी मिल चुका है, और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए भी मिल चुका है। ये भी AR रहमान को मिला था, ये भी AR रहमान, दोनों साथ में ही दिए गए थे। ठीक, अब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट। तो अब सबसे पहले इस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं, कहें से कि बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है। ठीक, तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो हमारी द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस है, वो एक रिमाइंडर लिस्ट जारी करती है, और रिमाइंडर लिस्ट जो जारी करती है, उस रिमाइंडर लिस्ट के बाद उस रिमाइंडर लिस्ट में एलिजिबल फिल्म्स होती हैं। वो जो रिमाइंडर लिस्ट जारी करती है, एक पन्ना जारी करेगी, और इसी पन्ना में 150-200 जो भी फिल्म एलिजिबल हैं उसी फिल्म का नाम दे देगी, वही होती है एलिजिबल फिल्म, और वही होता है रिमाइंडर लिस्ट। ठीक, और ये जो शॉर्ट लिस्टेड होती हैं एलिजिबल फिल्म जो होती हैं, उसी के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो शॉर्ट लिस्टिंग का होता है। उसमें से जैसे 100 फिल्म है तो उसमें से 10 शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक, और वो कैसे होता है बता दिए हैं, वोटिंग के माध्यम से। वही 17 कैटेगरी वाले अपने 24 कैटेगरी वालों को वोट दे दे के चुनते हैं। ठीक,
फिर उसके अगला स्टेप क्या होता है, नॉमिनेशन। फिर जैसे 10 तो शॉर्ट लिस्ट हो गई ना, तो इस यहाँ पर 5 एग्जाम्पल के लिए डाटा ले रहे हैं, पांच लोगों को नॉमिनेट करेंगे और 5 लोगों में इसका नाम अनाउंस करेंगे और उस 5 लोग में से केवल एक को विनर बताएंगे स्टेज पे, ठीक। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जैसे अगर हम बात करें 2023 में जैसे का डाटा क्या कहता है, जो 2023 में रिमाइंडर लिस्ट जारी हुई हमारी, उसमें 301 फिल्मों का नाम था। अब ये रिमाइंडर लिस्ट किस आधार पर जारी होती है, इसका 301 फिल्म 2023 के रिमाइंडर लिस्ट में जो रिमाइंडर लिस्ट जारी किया इसने, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस 301 फिल्मों को जारी करती है। और 301 फिल्म क्या एक साल में 301 ही फिल्म जारी हुई होंगी, नहीं, बहुत सारी फिल्म रिलीज हुई होंगी, लेकिन उसकी उस रिमाइंडर लिस्ट में आने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो ये 301 फिल्म एलिजिबल हो गई थी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, मतलब अब ये शॉर्ट लिस्ट हो सकती हैं। चांस है कि 301 में से जो अगली फिल्म जो 15 फिल्म फिर जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होगा उसमें से शॉर्ट लिस्ट की जा सकती है, ठीक। तो जैसे 301 फिल्म यहाँ पे हो गई, 301 फिल्म जब रिमाइंडर लिस्ट में आती हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबल फिल्म, और वो एलिजिबल फिल्म कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिए। वो एलिजिबल फिल्म्स जैसे उनकी जो ड्यूरेशन होनी चाहिए फिल्म की, वो 40 मिनट से अधिक होनी चाहिए। जो एलिजिबल होंगी इस रिमाइंडर लिस्ट में जिसे आना है उनको ये कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक। और उनके बाद ये 40 मिनट का ड्यूरेशन, मतलब 40 मिनट की उसकी लेंथ होनी चाहिए, उतने मिनट की मूवी होनी चाहिए, फिल्म होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। और अमेरिका के बड़े शहरों में, लॉस एंजल्स हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, शिकागो हो गया, यहाँ पर जो बड़े बड़े थिएटर हैं वहाँ पर लगातार 1 हफ्ते के लिए प्ले होनी चाहिए, यानी कि 1 सप्ताह के लिए वहां पर लगातार उनको उन थिएटर में चलाया जाए, बड़े बड़े अमेरिका के बड़े बड़े थिएटर में 1 वीक के लिए चला जाए। उनका लेंथ तो 40 मिनट का होना चाहिए। तो 2022 में ऐसी केवल 301 फिल्म थी जो ये क्राइटेरिया फुल कर रही थी और उन्हीं का नाम आया इस रिमाइंडर लिस्ट में। अब रिमाइंडर लिस्ट में जब 301 का नाम आ गया तो 15 फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया, केवल 15 फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया 2022 में, ठीक। 2022 में 15 फिल्म को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। अब जब ये 15 फिल्म शॉर्ट लिस्ट हो गई तो इसके आगे का प्रोसेस होता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में केवल 5 फिल्म पहुंचती हैं, सब वोटिंग के माध्यम से होता है, सब छँट दी जाती हैं। वोटिंग होती है, सिंपल वोटिंग होती है, जैसे कि वो एक 49 और 51 वाला हिसाब रहता है कि 49 अगर है तो पीछे और 51 है तो मेजॉरिटी है, ये फिल्म आगे चली जाएगी, मतलब ये नॉमिनेट हो जाएगी, ये शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, ऐसे प्रोसेस चलता है, ठीक। तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद 5 फिल्म नॉमिनेशन में आती हैं। ये नॉमिनेशन में हर साल 5 ही आएंगी और इन्हीं 5 में से केवल 1 फिल्म को विनर घोषित कर दिया जाता है। और इस बार 5 फिल्म और 1 विनर हुई थी, जिसमें भारत की कोई भी फिल्म नहीं थी। भारत की फिल्म इन 15 में से एक 2022 में पहुंच गई थी, उसका नाम है छेलो शो। उसको कहते हैं द लास्ट शो, गुजराती भाषा में छेलो शो, और उसको भेजा जाता है हर देश इस कैटेगरी में अवार्ड जीतने के लिए। इस कैटेगरी में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में अवार्ड जीतने के लिए हर देश हर साल अपनी एक फिल्म भेजता है और फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं वोटिंग के माध्यम से कि ये जीत सकती है, ये अवार्ड के लिए एलिजिबल है, लायक है या नहीं, वो वोटिंग के माध्यम से तय होता है। तो भारत ने जो भेजी थी इस वर्ष वो भेजी थी छेलो शो, जिसे द लास्ट शो के नाम से भी जानते हैं, द लास्ट शो। ये गुजराती फिल्म है जो कि याद रखिएगा महत्वपूर्ण फिल्म है, गुजराती फिल्म है जो कि इस बार भेजी गई थी नॉमिनेशन में नहीं कहना उचित नहीं है, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड लेने के लिए। तो यहाँ तक का प्रोसेस कवर कर ली थी ये फिल्म, मतलब रिमाइंडर लिस्ट में नाम था और उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट भी कर ली गई, मतलब 15 फिल्मों में भी नाम आ गया इसका, और फाइनल में 5 में नहीं आया। और फिर यहाँ पे जब फाइनल में 5 में नहीं आया तो विनर बनने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक। और ये प्रोसेस 1956 से हो रहा है, यानी कि ये जो कैटेगरी हमारी है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ये 2056 में जोड़ी गई थी।
ओ 1956 में, 1956 में जोड़ी गई थी। 1956 में ये कैटेगरी जोड़ी गई थी और 1957 में भारत की एक फिल्म भेजी गई थी जिसका नाम है, आज तक हमारी यहाँ नॉमिनेशन में केवल 3 फिल्में पहुंची हैं। उन 3 फिल्मों में से जो सबसे पहली फिल्म थी हमारी, उसका नाम था मदर इंडिया। मदर इंडिया ये 1957 में भेजी गई थी, ठीक। और ये यहाँ तक का सफ़र पूरा कर ली थी, यहाँ पहुँचना है, अभी केवल यहीं तक पहुँच पाया है। भारत 3 बार पहुँचा है यहाँ तक और इस बार शॉर्ट लिस्टिंग पहुँचा था। जो दूसरी है वो हमारी सलाम बॉम्बे, सलाम बॉम्बे, और फिर है लगान तीसरी, ये 1988 में भेजी गई थी और ये 2001 में भेजी गई थी। ये आज तक 3 फिल्म हमारी जो नॉमिनेट हुई हैं, मतलब ये दौर था कि हमें आशा थी कि हम जीत सकते हैं, बस एक ही स्टेप बाकी था विनर का, यहाँ तक पहुँच चुके थे। लेकिन अभी तक इस वाली कैटेगरी में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड भारत की कोई भी फिल्म नहीं जीत पाई है, ठीक। ये महत्वपूर्ण कैटेगरी थी। पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे चलता है वोटिंग का और कैसे रिमाइंडर लिस्ट, एलिजिबल, शॉर्ट लिस्टिंग, नॉमिनेशन, विनर, ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमारा सबसे पहला अवार्ड आता है ऑस्कर का, वो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए आता है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए आता है और इनका नाम है भानु अथैया जी। ये एक्टर्स और एक्ट्रेस के कॉस्ट्यूम यानी कपड़े क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उनको डिजाइन करती थी, ठीक। इनका नाम है भानु अथैया। 1982 में इनको ये अवार्ड दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड, ठीक। और देख लीजिए इस कैटेगरी में इनको मिला था। आगे देखते हैं। ये ऑर्नरी अवार्ड है जो कि उस कैटेगरी में नहीं आता, उन 24 कैटेगरी में। ये उनको दिया जाता है जो पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान हो और वो पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित हो, उनको दिया जाता है। तो ये सत्यजीत रे हैं, इनको दिया गया था 1982 में ये ऑर्नरी अवार्ड। वो उन कैटेगरी के, ये फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको ये दिया गया था। दूसरा अवार्ड हमारा आता है, दूसरा अवार्ड, पहला अवार्ड हमारा आता है ये भानु अथैया, दूसरा आता है सत्यजीत रे, तीसरा आता है बेस्ट साउंड मिक्सिंग में 81th एकेडमी अवार्ड के समय में। इनका नाम है रसेल पुकोट्टे, ये साउंड मिक्सर हैं। साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड इनको मिला था 81th एकेडमी अवार्ड में। देख लीजिए यहाँ पर ये कैटेगरी होगी भी, ये है बेस्ट साउंड एडिटिंग की और बेस्ट साउंड मिक्सिंग की। अब जो ये तीसरा अवार्ड हमको मिलता है, ठीक, भारत को साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में। अब पहली बार अवार्ड मिलता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का AR रहमान को, लेकिन ये भारतीय फिल्म के लिए, भारतीय सॉन्ग के लिए नहीं, जय हो सॉन्ग था, जय हो सॉन्ग के लिए मिलता है, जो कि स्लम डॉग मिलियनेयर एक विदेशी फिल्म के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था और उसी समय दिया गया था। और ये गुलजार जी हैं जो कि जय हो के लिरिसिस्ट थे और ये उसके कंपोजर थे AR रहमान जी। अल्लाह रखा रहमान इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सबको पता नहीं होता, ठीक। और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का भी अवार्ड इनको दिया गया था और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 81th में ही दिया गया था और इनको भी दिया गया था 81th में ही। ये हैं हमारे इंडियन पोएट हैं गुलजार जी और ये लिरिसिस्ट है, मतलब गाना होना इन्होंने ही लिखा था। चलो अब देखिए जो इस साल हमको 2023 में मिलता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, पहली बार भारतीय फिल्म के गाने को मिलता है ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। और ये एक इतिहास है भारत के लिए कि जो पहली बार इन्होंने भारतीय फिल्म का कोई सॉन्ग वहाँ से ऑस्कर लेके आता है। तो ये जो हमारे हैं कारवानी जी, ये कारवानी हैं और ये हैं हमारे कंपोज़र लिरिसिस्ट चंद्रबोस जी। और इनको दोनों लोगों को इस साल 2023 में 95वें फिल्म अवार्ड में, ऑस्कर अवार्ड में, इन दोनों को दिया गया ऑस्कर। और ये कंपोज़र हैं, ये हैं हमारे कारवानी जी और ये हैं हमारे चंद्रबोस जी, ठीक, याद रखिएगा। RR फिल्म का सॉन्ग है नाटू नाटू और उसके जो
डायरेक्टर हैं राजा मौली, उनका नाम है, ठीक। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए भी 2023 में ही अवार्ड दिया जाता है। 2023 में ही अभी अवार्ड इनको भी दिया गया 95th अकेडमी अवार्ड सेरेमनी में, ठीक। 95th अकेडमी अवार्ड सेरेमनी में अभी अवार्ड इनको दिया गया। इनका नाम है कार्तिकी और गुनीता मोगा। ये दोनों लोगों को डायरेक्टर हैं ये डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया। इस कैटेगरी में पहला अवार्ड है और इस कैटेगरी में भारत का पहला अवार्ड है, ठीक। दोनों देख, अब आगे देखते हैं। ये जो प्राइस हाउस कूपर्स है, ये एक संस्थान है जो कि टेंडर लेती है। जैसे कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम होता है तो हम लोग टेंडर ढूंढते हैं, हमारी सरकारें टेंडर ढूंढती हैं कि एग्ज़ाम इनको देना है, एग्ज़ाम इनसे कराना है। उसी प्रकार से ये एक टेंडर लेके बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है। तो ये प्राइस वाटर कूपर्स जो अवार्ड देती है, नॉमिनेशन पूरा होता है यही करती है, पूरा वोटिंग सारी चीज़ों का मैनेजमेंट यही करती है। उसका अकाउंटेंट है, मतलब द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस का ये अकाउंटेंट है उसकी, ये जो हमारी कंपनी है। और ये यही अपने दोनों रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, और एक बैग के साथ और अवार्ड के साथ। और यही 5 लोगों का नाम अनाउंस करते हैं, और 5 लोगों में से 1 लोगों का बैग में नाम लिए रहते हैं और उसको अनाउंस कर देते हैं। ये उनके इसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक। फोटो पर मत ध्यान दीजिए, हम जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं ना। अब आजकल का ऐसा पहनावा ओढ़ावा है, क्या करेंगे। अगर बोलेंगे भी ना उल्टा तो आप ही को बढ़िया एकदम जबरदस्त कूटेंगे, आपको ही उल्टा बोल भी नहीं सकते। लेकिन हम भी हैं ना, जवाब दे ही देते हैं। कहते हैं आजकल, अगर कहोगे तो कहेंगे कि आजकल का फैशन है, तो हम भी कह देते हैं कि ऐसे अच्छा तो फैशन हमारी भैंसिया करती है, वो तो कुछ नहीं पहनती। चलो तो आगे देखते हैं ना। अब देखिए, ये तक अभी तक तो थी ये सारी ज्ञान की बातें। अब ये मिल लीजिए, हमारे कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री के गुटखा छाप कलाकार हैं। आज तक ने इन्हें किसी सॉन्ग के लिए किसी भी कैटेगरी में इन लोगों को ऑस्कर मिला ही नहीं, किसी भी कैटेगरी में नहीं मिला। ये केवल भारतीय संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं, गुटखा छापते रहते हैं। गुटखे की एडवर्टाइजमेंट हो गया, शराब की एडवर्टीजमेंट हो गया, जो भी गिरा काम हो सकता है सब ये करते हैं। और उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति के पर प्रश्न चिन्ह सदैव खड़ा करते रहते हैं। देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ऑस्कर जीत गया हो। हम तो कहेंगे कि एक कैटेगरी और ऐड कर देनी चाहिए उस 24 कैटेगरी में, बेस्ट गुटखा छाप कलाकार की कैटेगरी। और हर साल इनको एक बेस्ट गुटखा छाप कलाकार के लिए एक ऑस्कर इन लोगों के लिए भी देना चाहिए। भाई इतना कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो इनको भी जरूरी है ना, नहीं तो इनकी मेहनत नहीं बर्बाद जाएगी। देख रहे हो, गुटखा खाने के बाद क्या लगता है इनको, एकदम बवाल चीज़ है, वे पूरा सिस्टम हिल जाता है, समझ रहे हो। ऐसे गुटखा खाए हुए हैं, खुद गुटखा नहीं खाते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं गुटखा खाओ। तो ये गुटखा छाप कलाकार गुटखे छाप रह गए ना, अभी तक कोई ऑस्कर ले पाए, किसी काम के लायक नहीं रह गए। तो चलिए, इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, अच्छा आउटपुट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।